गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग अ, अभी सोलर सिस्टम को देखेंगे और सोलर सिस्टम से संबंधित सौर मंडल से संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं वो या तो यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं, या अगर कहें तो पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी और अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसमें सीडीएस एनडीए वगैरह के भी क्वेश्चन है। ये सीरीज लगातार आते जाएगा। ये सोलर सिस्टम का पार्ट 1 है और इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के लगभग लगभग इस पर आधारित 100 क्वेश्चन आपके सोलर सिस्टम के होंगे। इस 100 क्वेश्चन में आपको जितने भी कमीशन स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, चाहे वो आपका बिहार का हो या यूपी पीसीएस का हो या एमपी पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इन सभी पीसीएस के क्वेश्चन, आईएएस के क्वेश्चन, आईएएस के साथ साथ अगर हम देखें तो एनडीए, टीडीएस, सीएपीएफ आदि के भी क्वेश्चन, इसके साथ साथ बिहार एसएससी और बिहार जो दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेके आए हुए हैं। ये जो सीरीज है, क्योंकि आज ये फर्स्ट अगर कहे तो सोलर सिस्टम का ये फर्स्ट सेट है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ और 4 सोलर सिस्टम के 4 और सेट आएंगे। 20-20 क्वेश्चन के 4 या 5 होंगे, तो उससे इसके आपको सोलर सिस्टम से आए हुए क्वेश्चन प्लस इसका जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आएगा। हम लोग चलते हैं, आप लोग देखेंगे और कंसंट्रेट होकर के शांतिपूर्वक देखिएगा, तो आपका सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी डाउट है या अगर सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं, सब आपका क्लियर इसमें होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को क्या करिए कि 2-3 मिनट देखिए स्किप कर दीजिए, या तो मत देखिए और नहीं देखिए तो पूरा देखिए, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और अगर साथ में है तो आप ईमानदारी से देखेंगे तभी आपका जो ये टाइम का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसको। अब देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। अब यहां पर आते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि सौर मंडल क्या है और ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग इसी में चलते जाएंगे। सौर मंडल में हम अगर देखें तो आपका पहले देखना है हमने खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। तो हमारे रात में जब देखते हैं इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। और ये रात में दिखाई देने वाले जितने भी आपको अगर देखे तो आकाश में जो तारे वगैरह हैं, जितने आकाशीय पिंड हैं वह सब खगोलीय पिंड है। जैसे हमारा सूर्य हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, ग्रह हो गए यानी कि तारे हो गए, ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये जितने भी हमें दिखाई देते हैं वह सब खगोलीय पिंड है। इनको खगोलीय पिंड हम कहते हैं। अब आती है बात कि आखिर तारा क्या होता है, तारा और ग्रह, फिर आते हैं उपग्रह। इन चीजों को पहले हम लोग समझेंगे क्योंकि इस जो हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज है उसमें इन चीजों की चर्चा होगी आगे में। तो सबसे पहले जो है तारा क्या है, तो वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, वैसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं यानी कि स्टार कहते हैं। जैसे सूर्य भी हमारा एक स्टार है, ठीक है, और आकाश में रात में चमकते हुए सैकड़ों आपको तारे दिखाई देते हैं। इन तारों की विशेषता ये है कि ये तो इनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश तो है ही,
ये बहुत ऐसे तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं और बहुत ऐसे तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी छोटे हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो चूंकि ये बहुत दूर ही पे है, काफी दूर हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका आकार इतना ही छोटा छोटा ही है, ऐसा नहीं है। इनका आकार हमारे सूर्य से भी बड़ा हो सकता है और हमारे सूर्य से भी छोटा हो सकता है। सूर्य हमारा सौर मंडल का तारा है, ये हम जान रहे हैं। तो ये आपको देखते हैं तो तारे का डिफिनीशन अगर हम कहें तो तारा वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, लाइट एंड हीट अपना है, उसे हम बोलते हैं स्टार या तारा बोलते हैं। अब आते हैं ग्रह की बात देखते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रह है। तो ग्रह क्या होते हैं? तो वैसा खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं है, लेकिन वह अपने निकटवर्ती तारे से यानी कि स्टार से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है और प्रकाशित होता है, वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब एक चीज में यहां पर समझिए, स्टार और प्लेनेट में क्या अंतर है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह क्या है कि ग्रह वैसा खगोलीय पिंड है जिसके पास ना तो अपना प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है। तारा में क्या है, स्टार में क्या है? वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा है। ठीक है, तो वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलेंगे? तारा बोलते हैं। ये सिंपल डिफिनीशन है। अब हम आते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रह हम तो देख ही चुके हैं कि ग्रह कहते किसे हैं, तारा किसे कहते हैं। तो ग्रहों की संख्या, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन इसमें से प्लूटो को हटा दिया गया, अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ये किसी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्या है कि पहले पूछा गया, 2006 से पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहां पर जो 9 दिया हुआ है, ऑप्शन ये गलत है, और यहां पर ऑप्शन होगा, अभी देखें तो अभी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब आते हैं ग्रहों का जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का हम क्रम देखते हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें यह दिखाई देगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम अगर देखें तो ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो बुध सबसे निकट है। बुध, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम देख रहे हैं हम। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का, दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। अब यहां पर सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम देख रहे हैं, तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। इसे हम मरकरी भी बोलते हैं, बुध। इसके बाद से दूसरा जो है वह है शुक्र, इसे हम वेनस भी बोलते हैं। इसके बाद से हम आते हैं तो तीसरा आपका कौन सा हो गया? बुध शुक्र। इसके बाद से तीसरा हो गया हमारी पृथ्वी। चौथा कौन सा हो गया? मंगल। मंगल। पांचवा कौन सा हो गया? मंगल के बाद से आपका बृहस्पति। छठा आपका होगा शनि। सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। क्लियर है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो जो ग्रहों का क्रम है, सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद से कौन सा? शुक्र। उसके बाद से कौन सा? पृथ्वी। इसके बाद से कौन सा? मंगल। इसके बाद से कौन सा? बृहस्पति। इसके बाद से कौन सा? शनि। इसके बाद से यूरेनस। इसके बाद से आपका नेपच्यून। तो अगर सबसे सूर्य से दूरी के हिसाब से बोले तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? हमारा बुध। और सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून। अब इनका अपना अगर देखें तो बुध जो है
पृथ्वी, यहां पर देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह? बुध और शुक्र। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे के क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देगा। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। तो यहां पर ग्रहों की संख्या अगर देखें तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। ठीक है, पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया, तो अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिखाई देगा सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच अवस्थित है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंगल और यूरेनस के बीच कौन सा दो ग्रह अवस्थित है? दूरी के हिसाब से मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा अवस्थित है? तो अगर देखें तो मैं पहले ही बताया था, क्योंकि ये रिपीटेशन बार बार आपको करूंगा, ये रिपीटेशन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सुनते सुनते आप जब 20 क्वेश्चन आप सुनेंगे तो इसमें चीजें आपको याद हो जाएगी। 1-2 वीडियो आप देखेंगे मेरा, समझ में आ जाएगा। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखते हैं तो बुध हो गया सबसे नजदीक, बुध के बाद से शुक्र हो गया, इसके बाद से पृथ्वी हो गया, इसके बाद से मंगल हो गया, मंगल, इसके बाद से मंगल के बाद से बृहस्पति, फिर आते हैं शनि, फिर आते हैं यूरेनस, और तब फिर नेपच्यून। ये हो गया ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य से दूरी के हिसाब से मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा अवस्थित है? ये हो गया हमारा मंगल और ये हो गया यूरेनस। तो बीच में कौन सा अवस्थित है? बृहस्पति और शनि। आप देखिए आंसर क्या होगा, आपका दिखाई दिया? आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका बृहस्पति और शनि। यहां तक आगे चले, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अब देखिए निम्नलिखित ग्रहों में से उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन रिपीटेशन आपका हो रहा है, ये इसलिए रिपीटेशन हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कई बार पूछ लिए जाते हैं, और वैसे ही मैं एज इट इज क्वेश्चन को लेके आया हूं। अगला जो आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सोलर सिस्टम का दूसरा सेट जो होगा, उसमें आपको यहां पर लिखा हुआ होगा किस आपका कहां पे ये पूछा गया था, किस कमीशन में पूछा, यूपीएससी में पूछा या किसी पीसीएस में पूछा, तो बायाप्ते लिखा रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप प्रीवियस ईयर्स के महत्व को समझ पाएं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स और सिलेबस पे आपका कमांड है तो आपका पीटी, अगर पीटी आप दे रहे हैं, पीटी में कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। बस उसके नेचर को और सिलेबस को समझने की जरूरत है। आते हैं, देखेंगे हम यहां पर। देखिएगा तो निम्नलिखित ग्रहों में से सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूर्य से दूरी का फिर वही क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको 2006 के पहले क्वेश्चन है क्योंकि प्लूटो दिया हुआ है। अब आते हैं तो नेपच्यून के बाद से कौन सा आता था ग्रह? 2006 के पहले प्लूटो आता था, नेपच्यून के बाद से। अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है, ये आपका बौना ग्रह है। तो आते हैं पृथ्वी। अब देखिए फिर कौन सा? बुध, बुध के बाद से कौन सा? शुक्र, शुक्र के बाद से कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से कौन सा? मंगल, मंगल के बाद से कौन सा? बृहस्पति, इसके बाद से कौन सा? आपका शनि, फिर कौन सा? यूरेनस, फिर कौन सा? नेपच्यून। तो अब इसके क्रम को अगर हम देखते हैं तो क्रम से कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी 2 नंबर, फिर आपका कौन सा? पृथ्वी के बाद से आपका बृहस्पति 3 नंबर, फिर कौन सा? आपका यूरेनस 4 नंबर, फिर कौन सा? सबसे लास्ट में प्लूटो। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्रम आपको समझ में आ रहा है, इसी क्रम से सजाना है। मैं फिर बोल दूं कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, यह बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह, फिर ये पूछा हुआ सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह अवस्थित है? तो आप देखिएगा तो मैं पहले ही बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें से कौन सा आएगा? बुध और शुक्र।
अब ये शुक्र के बारे में हम देखते हैं, तो शुक्र के बारे में हम देखें तो शुक्र को इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, यानी कि भोर का तारा। दूसरा सांझ का तारा, यानी कि इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, सांझ का तारा इवनिंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं किसको? शुक्र को। और बुध आते हैं, और ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच लीजिए शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब क्रम से देखेंगे तो बुध के बाद शुक्र आता है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा? सबसे नजदीक का ग्रह बुध। आप क्या करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे कि बुध है सबसे नजदीक का है तो सबसे गर्म होगा। ये गलत हो जाएगा आपका। बुध नहीं होकर के शुक्र सबसे गर्म ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। और गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। अब आते हैं इसका, अब यहां पे 4-5 फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट नंबर 1 कि इसे शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, यानी कि भोर का तारा, सांझ का तारा। और यहां पर देखते हैं तो इसका अपना कोई, बुध और शुक्र दो ऐसे सोलर सिस्टम के, सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा है। उसी तरह से आपको बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह भी ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना ना तो प्रकाश है और ना ही अपनी ऊष्मा है। ये किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं, और इन ग्रहों से ही ऊष्मा और प्रकाश किसी न किसी ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट हमारी पृथ्वी की है, चंद्रमा, इस तरह से शुक्र और बुध के पास कोई अपना प्राकृतिक जो है उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र। आगे चलें हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखेंगे तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सही है। अब ग्रहों के क्रम को देख लेते हैं थोड़ा। सौर मंडल के ग्रहों का क्रम आकार के हिसाब से देखते हैं, तो आकार के हिसाब से सौर मंडल के ग्रहों का क्रम, आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन सा है? शनि। इसे सैटर्न भी बोलते हैं। जुपिटर, इसका इंग्लिश जुपिटर होता है, इसका इंग्लिश सैटर्न होता है। तीसरा आते हैं तो आपका यूरेनस। चौथा आते हैं नेपच्यून। पांचवा आते हैं आपका पृथ्वी। छठा आते हैं हम, तो छठा में आपको दिखेगा शुक्र। सातवां आते हैं मंगल, और आठवां जो है हमारा बुध है। यानी कि हम अगर कहें तो आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम को देखें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, इसके बाद से शनि, इसके बाद से यूरेनस, इसके बाद से नेपच्यून, इसके बाद से हमारा पृथ्वी, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल, और तब बुध। यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है हमारा। तो आपको ये अगर क्रम से देखें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सही है। इस शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इसके साथ साथ कहते हैं सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर है।
इसके बाद से हम देखते हैं तो इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट कोई भी नहीं है। अब ये इतने फैक्ट आपको देखने, यानी कि जो शुक्र है उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और एक ग्रह है जिसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो वह है बुध। यानी कि बुध और शुक्र के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। यहीं पे आएंगे तो वेनस यानी कि शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर किस लगाती है? एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी जो लगाती है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। और सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो इसमें से आपका जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं तो वो आपका शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। क्लियर है? उसमें हमारी पृथ्वी भी है, सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। अब यहां पर देखें तो सौरमंडल का सबसे मंद गति वाला ग्रह आपका जो है मंगल, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो फिर वैसे ही क्वेश्चन मिला कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो है स्थित है किसके मध्य में? तो मैं फिर बताया था कि अगर सूर्य और सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम देखिएगा तो बुध हो गया, बुध के बाद से शुक्र हो गया, शुक्र के बाद से कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से मंगल, मंगल के बाद से बृहस्पति, बृहस्पति के बाद से फिर शनि, शनि के बाद से यूरेनस, यूरेनस के बाद से नेपच्यून। तो ये यहां पर जो ग्रह है, अब उस क्रम में देखिएगा तो पृथ्वी स्थित है किसके? शुक्र और मंगल के मध्य में। क्या ये सही है या नहीं सही है? सही है, शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। कई बार इसको मैं अभी बता चुका हूं, अभी ही कई बार मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आपका यहां पे ये सही हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब ग्रह के बारे में, ग्रह और तारे में अंतर में बताया था, ग्रह क्या होते हैं वो बताया था। मैं बताया था कि ग्रहों के पास ये ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है या ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अभी कोई ना तो इसके पास अपनी प्रकाश होती है और ना ही अपना उष्मा होता है। ये अपने निकटवर्ती तारे से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करता है और प्रकाशमान होता है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश लेती है, सूर्य एक तारा है और सूर्य से प्रकाश लेती है और उससे ये प्रकाशमान होती है। तो ग्रहों का जो डिफिनीशन ही है कि वैसा सेलेस्टियल बॉडी, वैसा खगोलीय पिंड जिसका अपना तो ना तो अपना प्रकाश हो और ना ही अपनी उष्मा हो और ये सूर्य का चक्कर लगाती हैं, वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रह बोलते हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो यहां पर देखिएगा तो ग्रहों के में क्या देखे, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये अप्रकाशमान होते हैं, होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं तो पहले ही हम देख रहे हैं कि इनके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या होता है? चमकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ये निकटवर्ती जो तारा है उससे ये अपना क्या करते हैं? प्रकाश लेते हैं और उष्मा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ए को बी से सुमेलित करना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अभी हम लोग किए हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको दिखाई ही दिया है बुध। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कई बार मैं करा चुका हूं कि बुध हो गया, बुध के सूर्य के बाद से बुध, इसके बाद से कौन सा? शुक्र के बाद से कौन सा? पृथ्वी, उसके बाद से मंगल के बाद से कौन सा? बृहस्पति के बाद से शनि के बाद से यूरेनस के बाद से नेपच्यून। तो यहां पर जब आप ग्रहों के क्रम को देख रहे हैं तो अब सौर मंडल में सूर्य के बाद से दूसरा ग्रह कौन सा होगा? सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है कि बुध के बाद से
शुक्र हो गया। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा जो टाइपिंग किया गया उसमें थोड़ी सी खामियां हैं, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन को आप अगर क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर दिखाई देगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये जान ही रहे हैं कि बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये जान ही रहे हैं बृहस्पति है, ये बुध है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है, ठीक है। और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। चलिए आते हैं अगला, आते हैं क्वेश्चन पे। अब फिर वही क्वेश्चन, ये ऐसा जितना क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और वो सब आया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बार बार। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह आपका हो गया बुध। अब सूर्य के से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये आपका अभी के हिसाब से नेपच्यून सबसे दूर हो गया, नेपच्यून सबसे दूर हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं तो शुक्र के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है, तो सौर मंडल का क्षुद्र ग्रह यानी कि ये जो क्षुद्र एस्ट्रॉयड है, ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये भी एक खगोलीय पिंड है और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इसके बीच में ही पाए जाते हैं। धूमकेतु भी आपका जो है आपका सौर मंडल का भाग है, ग्रह भी सौर मंडल का भाग है। निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है, ये ब्रह्मांड का भाग है। तो ये सभी सौर मंडल के भाग हैं, ये निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका निहारिका हो जाएगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं। अगला देखिए, अब कहता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? घूर्णन और परिक्रमण समझिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी कि इसको बोलते हैं घूर्णन, और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। इसको आप लोग रोटेशन और रिवॉल्यूशन याद रखेंगे, इंग्लिश टर्म रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसको रोटेशन किसे बोलते हैं? जब अपने अक्ष पर ये घूमती है, इसको घूर्णन बोलते हैं। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण बोलते हैं। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आ गया। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना? 365.625 डेज लगता है। इसका मतलब है कि आपका 365 दिन और 6 आवर लगते हैं। और यही जो 6 घंटा जो है, ये 4 साल में 6 चौका 24 यानी कि एक दिन में परिवर्तित हो जाता है, और यही बाद में आकर के 4 साल के बाद से लीप ईयर का कारण बनता है। हम लोग आगे चलेंगे तो लीप ईयर देखेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, कैसे होता है। और ये जो है आपका फरवरी जो है 28 दिन के जगह पर 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर में, ठीक है। तो ये 6 घंटा का जो बढ़ करके 24 घंटा होता है, और 24 घंटा बराबर एक दिन। तो ये आपको बढ़ करके फरवरी का जो महीना है वह वहां पर आपको 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है, और वो लीप ईयर होता है। तो ये आपका ये हुआ। अगला चलते हम। अब यहां पर आते हैं तो पृथ्वी का तो हम लोग देख लिए रिवॉल्यूशन टाइम। अन्य ग्रहों के रिवॉल्यूशन टाइम भी कई बार पूछे गए हैं, परिक्रमण अवधि जो है कई बार पूछे गए हैं। तो इसके क्रम को हम लोग अगर देख ले तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लगता है। लगभग में मैं लिख रहा हूं 88 दिन। फिर आपको आता है शुक्र जो है 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। फिर आती है पृथ्वी हमारी, ये कितना? 365.25 डेज। फिर आता है मंगल, ये कितना? 686 डेज। फिर आते हैं अपना मंगल के बाद से कौन सा? बृहस्पति लगभग 11 साल।
फिर आते हैं शनि, शनि लगभग 29 साल। फिर आपको आते हैं यूरेनस, यूरेनस ये लगभग आपको 84 वर्ष। और उसके बाद से नेपच्यून आते हैं, तो ये नेपच्यून लगभग 164 या 165 वर्ष लगभग। ये पॉइंट में कुछ कुछ पॉइंट में है, पॉइंट में नहीं दिया हूं क्योंकि पॉइंट में आपको पूछेगा नहीं, वो आपको देता है। तो अगर बुध का आपको रिवोल्यूशन टाइम पूछेगा तो बुध का रिवोल्यूशन 88 दिन, 88 डेज, 110 डेज, इस टाइप का ऑप्शन में रहता है। आगे चलते हैं, तो आप रिवोल्यूशन टाइम के हिसाब से देखिए तो जितना जो ग्रह जितना ही दूर है उसको उतना ही अधिक रिवोल्यूशन टाइम लग रहा है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। अब ये आपका हो गया, तो एक बार इसको देख लीजिए, बुध जो है 88 दिन में एक बार चक्कर सूर्य का लगा लेता है। शुक्र जो है 225 दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। मंगल जो 686 दिन में एक चक्कर लगाता है। फिर आते हैं बृहस्पति लगभग 11 वर्ष, शनि लगभग 29 वर्ष, यूरेनस 84 वर्ष और नेपच्यून जो है 164 वर्ष। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। ग्रहों का तो पहले से ही ग्रहों का आकार के हिसाब से घटते क्रम में हम लोग सजा चुके हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से कौन सा यूरेनस, उसके बाद से नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर आते हैं तो आपका शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो इसके हिसाब से कई बार इसको मैं बता चुका हूं, तो उसके हिसाब से घटते क्रम में आप लोग लगा सकते हैं। तो बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा, इसके बाद से कौन सा शनि, इसके बाद से कौन सा वरुण यानी कि यूरेनस, इसके नेपच्यून, उसके बाद से कौन सा पृथ्वी। तो आपका जो ऑप्शन होगा 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा और फिर तब 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला चलें, हाँ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है। अब यहां पर आते हैं तो बुध जान ही रहे हैं, बुध के बारे में देख लिए, फिर आपको शुक्र के बारे में देख लिए, शनि के बारे में देख लिए। फ्लोरिडा जो है ये ग्रह नहीं है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है, बल्कि ये हम आते हैं तो आपका ग्रह नहीं है। ये क्या है, यूएसए का एक कहे तो स्टेट है ये सौरमंडल फ्लोरिडा। तो बाकी सभी ग्रह है, ये ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब कहता है गोल्डीलॉक्स जोन, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 या 15 का इसी ईयर का पूछा हुआ। गोल्डीलॉक्स जोन आपको शब्द का निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में आता रहा है। तो ये आपको देखेंगे तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज के लिए इस शब्द का यूज किया गया। बाह्य अंतरिक्ष में जो है पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज के लिए इस शब्द का यूज किया है, गोल्डीलॉक्स जोन का। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, तो ये है एक खगोलीय औसत दूरी, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर एक जो है खगोलीय औसत दूरी क्या होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं, खगोलीय दूरी का यूज करते हैं। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय दूरी के रूप में ये करते हैं। अगला आते हैं, अब कहता है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। कब सबसे निकट दूरी पर होती है। अब पृथ्वी है ये हमारी, ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है और पृथ्वी का जो ये दीर्घवृत्ताकार है, तो ये सबसे निकटतम दूरी पर और सबसे अधिक दूर पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी और पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी जो होता है वह होता है 3 जनवरी को, और इसी को प्रीहेलियन के नाम से जानते हैं। प्रीहेलियन के नाम से जानते हैं, प्रीहेलियन के नाम से जानते हैं, यानी कि वैसी अवस्था जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम हो उसे हम लोग कहते हैं प्रीहेलियन।
और ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है कब? 3 जनवरी को, और इसे हम बोलते हैं प्रीहेलियन। और सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी, अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये होता है आपको 4 जुलाई को, और इसे होते हैं अपहेलियन बोलते हैं, अपहेलियन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका प्रीहेलियन, मतलब कि प्री पहले देते हैं ना, तो प्रीहेलियन। और प्रीहेलियन में वैसी अवस्था जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीहेलियन। और ये कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? तो वो 4 जुलाई को होती है। और वह उस अवस्था को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो, उसे बोलते हैं अपहेलियन। इसका नाम आप लोग इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला हम आते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा तो यहां पर दिखेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन आपको जो है शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र के बारे में कई बार हम बता चुके हैं। पहले इतना फैक्ट आप लोग याद करिए, फिर हम लोग आगे का जो वीडियो होगा उसमें और शुक्र से रिलेटेड जो नए फैक्ट है उसको मैं बताते चलूंगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो भाई जो सबसे नजदीक का होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो ये आपको कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? 88 दिन, लगभग 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी कितना दिन में लगाती है? 365.25 डेज में। फिर आते हैं शनि कितना दिन में लगाता है चक्कर? तो शनि आपको देखते हैं तो 29 साल में शनि अपना, लगभग 29 साल में। तो यहां पर ये आपको पहले भी बता चुका हूं। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। तो निम्नलिखित ग्रहों के युग्म में से कौन सा बिना उपग्रह का ग्रह है? पहले ही मैं बता चुका हूं कि कौन बिना उपग्रह का ग्रह का है। तो बुध और शुक्र, इसमें से दोनों के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। किसके पास? बुध और शुक्र के पास। और इसको हम लोग आएंगे तो इसको कई बार बोले कि इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसको जो है सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। फिर आपका इसका जो है रोटेशन पीरियड, रिवोल्यूशन पीरियड 225 दिन होता है, रोटेशन पीरियड 243 दिन। अब इसको आ जाइए थोड़ा सा यहां पर देखिएगा। रोटेशन पीरियड, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती घूमती है ना, अपने अक्ष पे घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। जैसे मैं अपने अक्ष पे ये घूम रहा हूं तो ये रोटेशन हुआ। और अगर मैं इसको चक्कर लगाऊं, किसी पार्टिकुलर उसको चक्कर लगाऊं, तो रिवोल्यूशन होता है। तो जो रोटेशन होता है, पृथ्वी अपना अपने अक्ष पर कितना घंटा में घूम जाती है? ये 24 घंटा में बोलते हैं ना कि एक बार घूम जाती है। उसी तरह से अगर देखिए शुक्र जो है अपने अक्ष पर, यानी कि शुक्र का रोटेशन टाइम 243 दिन है और रिवॉल्यूशन टाइम 225 दिन। इसका मतलब है कि शुक्र जो है सूर्य का चक्कर लगाता है कितना दिन में? सूर्य का चक्कर, एक चक्कर लगाता है 225 दिन में, लेकिन अपने अक्ष पे उसको शुक्र को घूमने में 243 दिन लगता है। इसको याद रखिएगा, काम आएगा बाद में। अगला चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो ये कई बार मैं बता चुका हूं अभी कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका कौन सा है? शुक्र है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक यहां पर होती है, इसलिए गर्म है। सबसे चमकीला ग्रह है, इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो हमारा इतना ही रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग इसी टाइम कल आएंगे सोलर सिस्टम के दूसरे भाग पर, और आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर आप लोग इसको देखिए, फिर मिलते हैं कल।